में हमने आपको अधिशोषण का कारण, अधिशोषण की ऊष्मागतिकी, भौतिक अधिशोषण, रासायनिक अधिशोषण, अधिशोषण समतापी एवं अधिशोषण के अनुप्रयोग के बारे में विस्तार पूर्वक बताया था। एक बार पुनः आपको भौतिक और रासायनिक अधिशोषण के बारे में संक्षेप में बता देते हैं। भौतिक अधिशोषण जिसमें कि अधिशोष्य के अणु भौतिक बलों या दुर्बल वान डेर वाल्स बलों के द्वारा जुड़े होते हैं, जबकि रासायनिक अधिशोषण में रासायनिक आबंधों के द्वारा, ये सहसंयोजक आबंध भी हो सकते हैं या आयनिक आबंध भी हो सकते हैं, के द्वारा अधिशोष्य के अणु अधिशोषक की सतह पर जुड़े होते हैं। भौतिक अधिशोषण एक उत्क्रमणीय प्रक्रम होता है, जबकि रासायनिक अधिशोषण एक अनुत्क्रमणीय प्रक्रम होता है। आज के इस व्याख्यान में हम आपको उत्प्रेरण, उत्प्रेरण का वर्गीकरण, अधिशोषण का सिद्धांत और आधुनिक अधिशोषण के सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम आपको हम उत्प्रेरण पर ले चलते हैं। हमारे पास उत्प्रेरण वे रासायनिक पदार्थ जो किसी अभिक्रिया में रासायनिक रूप से एवं मात्रात्मक रूप से अपरिवर्तित रहते हुए किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं और यह घटना उत्प्रेरण कहलाती है। ध्यान देने की बात है कि उत्प्रेरक किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर को परिवर्तित का अभिप्राय क्या होता है कि ये रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा भी सकते हैं, रासायनिक अभिक्रिया की दर को घटा भी सकते हैं। ऐसा ही नहीं है कि केवल बढ़ाएंगे। हाँ, यदि रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं केवल, तो हम इसको धनात्मक उत्प्रेरक के रूप में या केवल उत्प्रेरक रूप में कह सकते हैं, लेकिन जब घटाते हैं तो यहाँ पर हम निरोधक शब्द का प्रयोग करते हैं। एक पोटेंशियल एनर्जी के ग्राफ के द्वारा हम आपको किसी रासायनिक अभिक्रिया के होने के प्रक्रम को, कि अभिक्रिया की दर कैसे बढ़ती है, हम बताते हैं। हमारे पास दो रिएक्टेंट हैं, एक रिएक्टेंट 1 और एक रिएक्टेंट 2। जब हम उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं तो इसकी जो स्थितिज ऊर्जा, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, वो बैरियर इसका ज्यादा होता है। इस पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होने के कारण ये अभिक्रिया देरी से होती है, धीरे धीरे होती है और फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है और हमें क्या प्राप्त हो जाता है, यहाँ पर उत्पाद मिल जाता है, यानी प्रोडक्ट प्राप्त हो जाता है। अब हम इसमें यदि उत्प्रेरक का प्रयोग करें तो उत्प्रेरक करेगा क्या कि इस अभिक्रिया की जो पोटेंशियल एनर्जी थी उसको डिक्रीज कर देगा। अभिक्रिया की दर को बढ़ाने के लिए इसकी स्थितिज ऊर्जा कम होनी चाहिए, तो स्थितिज ऊर्जा कम करने के कारण यह अभिक्रिया में क्या होगा कि एक रिएक्टेंट पहले उत्प्रेरक से क्रिया कर जाएगा। रिएक्टेंट 1 उत्प्रेरक से क्रिया कर गया। अब रिएक्टेंट 2 इस वाले जो रिएक्टेंट और कैटलिस्ट का एक आपके पास इंटरमीडिएट बन रहा है, इससे रिएक्शन कर जाएगा। एक आपके पास इंटरमीडिएट सब्सटेंस बन गया। अब क्या हुआ, प्रोडक्ट अलग निकल जाएगा और कैटलिस्ट रिलीज हो जाएगा। अर्थात कैटलिस्ट आपने जैसा डाला वैसा ही यहां पर बच जाएगा। अर्थात उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो क्रिया के अंत में रासायनिक रूप से और मात्रात्मक रूप से उतने ही शेष बच जाते हैं। बट इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था परिवर्तित हो सकती है, लेकिन उत्प्रेरक रासायनिक और मात्रात्मक रूप से परिवर्तित नहीं होता है। अर्थात उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति को परिवर्तित कर देते हैं। अब बात करते हैं क्या उत्प्रेरक शब्द हमें कहां इस्तेमाल करना चाहिए। वे पदार्थ जो बेसिकली रासायनिक अभिक्रिया को दर को बढ़ा देते हैं, वहां पर तो हम उत्प्रेरक शब्द प्रयुक्त करते हैं, लेकिन जहां पर रासायनिक क्रिया की दर घट जाती है वहां पर हम उत्प्रेरक शब्द का प्रयोग हमें प्राय नहीं करना चाहिए, वहां पर निरोधक शब्द का प्रयोग करना चाहिए।
ये अभिक्रिया की दर को घटा देते हैं, तो वहां पर निरोधक शब्द का प्रयोग करना चाहिए। एक एग्जाम्पल देखिए, पोटेशियम क्लोरेट को यदि हम 360 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करें तो ये विघटित हो जाएगा, किसमें? डाई ऑक्सीजन देगा और पोटेशियम क्लोराइड देगा। परंतु यदि इसमें हम मैग्नीज डाई ऑक्साइड उत्प्रेरक का प्रयोग करें, किसका प्रयोग करें? मैग्नीज डाई ऑक्साइड उत्प्रेरक का प्रयोग करें, तो यही क्रिया 360 डिग्री सेल्सियस की बजाय 250 डिग्री सेल्सियस पर हो जाएगी, अर्थात क्रिया की दर बढ़ जाएगी और विघटित होने के बाद पदार्थ क्या बनेगा? पोटेशियम क्लोराइड और डाइऑक्सीजन मुक्त हो जाएगी। तो उत्प्रेरक ने क्या कर दिया? यहां पर अभिक्रिया की दर को बढ़ा दिया। अब हम उत्प्रेरक का वर्गीकरण करते हैं। उत्प्रेरक का वर्गीकरण हम भौतिक अवस्थाओं के आधार पर भी कर सकते हैं और कार्यविधि के आधार पर भी कर सकते हैं। सर्वप्रथम हम उत्प्रेरक का वर्गीकरण करते हैं भौतिक अवस्था के आधार पर, फिजिकल स्टेट के आधार पर। आप लोगों को बताया गया है कि पदार्थ की जो मुख्य भौतिक अवस्थाएं होती हैं उसमें ठोस अवस्था होती है, द्रव अवस्था होती है, गैस अवस्था होती है। इन्हीं अवस्थाओं के आधार पर हम उत्प्रेरण की व्याख्या करते हैं। तो पहला जो हमारा वर्गीकरण होगा वो होगा, पहला होगा समांगी उत्प्रेरण या होमोजीनियस कैटालिसिस। समांग, जिसके शब्द में ही आपको पता चल रहा होगा कि इसमें अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्थाएं समान होती हैं। अर्थात इसमें अभिकारक यदि ठोस है तो उत्प्रेरक भी ठोस होगा, अभिकारक यदि द्रव है तो उत्प्रेरक भी द्रव होगा, यदि अभिकारक गैस है तो उत्प्रेरक भी गैसीय अवस्था में होगा। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है सीस कक्ष विधि का। लेड चैम्बर प्रोसेस में हम नाइट्रोजन के ऑक्साइडों की उपस्थिति में सल्फर डाइऑक्साइड का डाई ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकरण कर रहे हैं, तो क्या प्राप्त होगा? सल्फर डाइऑक्साइड। अब ध्यान देने की बात क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड की जो भौतिक अवस्था है वो कौन सी है? यहां पर गैस। ऑक्सीजन, इसकी भौतिक अवस्था कौन सी है? गैस। ये दोनों अभिकारक हो गए। इन दोनों अभिकारकों की भौतिक अवस्था क्या है? गैस। और ये जो उत्पाद बना हुआ है इससे कोई मैटर यहां इश्यू नहीं करता कि ये कौन सी भौतिक अवस्थाओं बनेगा, ये चाहे ठोस बने या द्रव बने अथवा गैस बने। बट यहां पर जो उत्प्रेरक प्रयुक्त किया गया है वो नाइट्रिक ऑक्साइड है, और नाइट्रिक ऑक्साइड की जो भौतिक अवस्था है यहां पर क्या है? गैस। अर्थात यहां पर उत्प्रेरक और अभिकारक दोनों की समान भौतिक अवस्थाएं हैं। तो ये किस प्रकार का एग्जाम्पल है आपके पास? समांगी उत्प्रेरण का। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास मैथिल एसीटेट है। क्या चीज है? मैथिल एसीटेट। इसका हम जल अपघटन कर रहे हैं अम्ल की उपस्थिति में। मैथिल एसीटेट की भौतिक अवस्था क्या है? द्रव, लिक्विड। ये किस अवस्था में है? द्रव अवस्था में है। जल द्रव अवस्था में है। और जो हमारे पास उत्प्रेरक HCl है ये किस अवस्था में है? ये भी द्रव अवस्था में है। इस प्रकार अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्थाएं समान हैं, दोनों ही द्रव हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ? समांग उत्प्रेरण का, होमोजीनियस कैटालिसिस का। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास सुक्रोज है। सुक्रोज C12H22O11। इसका जल अपघटन करें किसकी उपस्थिति में? अम्ल की उपस्थिति में। तो सुक्रोज का जलीय विलयन हमने लिया तो लिक्विड अवस्था हो गई, यानी द्रव अवस्था हो गई। H2O द्रव अवस्था में है और H2SO4 किस अवस्था में है? ये भी द्रव अवस्था में है। अर्थात ये अभिकारक किस अवस्था में है? द्रव अवस्था में। ये उत्प्रेरक किस अवस्था में है? ये भी द्रव अवस्था में है। अभिकारक भी द्रव अवस्था में, उत्प्रेरक भी द्रव अवस्था में। तो अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों द्रव अवस्था में है। तो ये किस प्रकार का उदाहरण हुआ? समांग उत्प्रेरण का, होमोजेनियस कैटालिसिस। अर्थात जब अभिकारक और उत्प्रेरक
दोनों की भौतिक अवस्थाएं समान होती हैं तो इस प्रकार के उत्प्रेरण को समांगी उत्प्रेरण कहा जाता है। क्लियर हो रहा होगा। अगले प्रकार का वर्गीकरण करते हैं। भौतिक अवस्था के आधार पर दूसरा प्रकार होता है विषमांगी उत्प्रेरण, हेट्रोजीनियस कैटेलिसिस। देखिए इसके नाम में ही सब अर्थ छिपा हुआ है। विषमांग यानी जहां अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों भिन्न भिन्न प्रावस्थाओं में हो, यानी अभिकारक यदि ठोस है तो हो सकता है उत्प्रेरक द्रव या गैस हो, यदि अभिकारक गैस है तो हो सकता है उत्प्रेरक द्रव या ठोस अवस्था में है, यदि अभिकारक आपके पास गैस है या द्रव है तो कोई भी बदली हुई अवस्था उत्प्रेरक की वहां पर होगी। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड गैस अवस्था में है, ऑक्सीजन गैस अवस्था में है, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? सल्फर ट्राइऑक्साइड। किसकी उपस्थिति में? यहां पर प्लेटिनम की उपस्थिति में। अभी जो आपको पीछे बताया गया था उसमें नाइट्रिक ऑक्साइड उत्प्रेरक था, तो वहां पर क्या था कि सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन और नाइट्रिक ऑक्साइड तीनों की समान भौतिक अवस्था थी। लेकिन यहां पर क्या है, ये अभिकारक तो दोनों गैस अवस्था में है और उत्प्रेरक किस अवस्था में है? यहां पर ठोस अवस्था में है। ये दोनों अवस्थाएं भिन्न भिन्न हैं। जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों भिन्न भिन्न प्रावस्थाओं में होते हैं तो इस प्रकार के उत्प्रेरण को विषमांगी उत्प्रेरण या हेट्रोजीनियस कैटेलिसिस कहा जाता है। एक और एग्जाम्पल विषमांगी उत्प्रेरण का देखते हैं। ओस्टवाल्ड प्रोसेस में जब हम अमोनिया को ऑक्सीजन के साथ प्लेटिनम गॉज की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? नाइट्रिक ऑक्साइड। तो अमोनिया कैसी अवस्था में है? गैस अवस्था में। ऑक्सीजन वायु की उपस्थिति, वायु के रूप में होती है, ये किस अवस्था में है? यहां पर गैस अवस्था में। और उत्प्रेरक प्लेटिनम क्या है? यहां पर उत्प्रेरक। उत्प्रेरक यहां पर किस अवस्था में है? ठोस अवस्था में। तो परिभाषा कहती है कि जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों भिन्न भिन्न प्रावस्थाओं में होते हैं तो इस प्रकार के उत्प्रेरण को क्या कहते हैं? विषमांगी। तो यहाँ पर ये दोनों गैस अवस्था में है, अभिकारक दोनों गैस अवस्था में है और उत्प्रेरक किस अवस्था में? यहाँ पर ठोस अवस्था में है। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ आपके पास? विषमांगी उत्प्रेरण का। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कक्षा 10 में, हाइड्रोजनीकरण क्रिया। तो हाइड्रोजनीकरण क्रिया में क्या होता है? वनस्पति तेल का निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण करने पर वनस्पति घी प्राप्त होता है। वनस्पति तेल किस अवस्था में है? द्रव अवस्था में है। हाइड्रोजन किस अवस्था में है? गैस अवस्था में है। और निकिल जो उत्प्रेरक है ये किस अवस्था में है? ठोस अवस्था में है। तो यही तो चीज है कि अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों भिन्न भिन्न प्रावस्थाओं में हैं। तो ये किसका उदाहरण है आपके पास? विषमांगी उत्प्रेरण का। कार्यविधि के आधार पर उत्प्रेरण को हम अलग प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। अभी हमने जो वर्गीकरण किया था वो भौतिक अवस्था के आधार पर किया था, लेकिन अब हम जो वर्गीकरण करेंगे उसमें हम इसकी कार्यविधि वर्किंग इसके आधार पर करेंगे, उत्प्रेरण कितने प्रकार का होता है। तो कार्यविधि के आधार पर पहला जो हमारा वर्गीकरण होगा वो होगा धनात्मक उत्प्रेरण के रूप में, पॉजिटिव कैटेलाइसिस। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, वे पदार्थ जो किसी रासायनिक क्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। धनात्मक का मतलब है अभिक्रिया की दर को इंक्रीज कर देते हैं। द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीज्ड बाय एडिंग सब्सटेंसेस। तो कौन से पदार्थ ऐसे मिलाए जाते हैं? जो भी पदार्थ मिलाए गए हैं जिसके द्वारा रासायनिक अभिक्रिया की दर बढ़ गई है वो धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। और इस क्रिया को क्या कहते हैं? धनात्मक उत्प्रेरण कहते हैं, पॉजिटिव कैटेलिसिस कहा जाता है। जैसे हावर प्रोसेस में जो आपने पढ़ा होगा, हावर प्रोसेस, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिश्रण को 1:3 के अनुपात में मिलाएं, आयरन उत्प्रेरक के ऊपर प्रवाहित करें तो क्या प्राप्त होगा? अमोनिया गैस प्राप्त होगी। तो यहां पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, अब देखिए अब करना क्या, यहां पर भौतिक अवस्था का कोई मैटर नहीं है। भौतिक अवस्था अभिकारक की कोई भी हो, चाहे वो ठोस है, द्रव है, गैस है,
या उत्प्रेरक की कोई सी भी है, चाहे वो ठोस है, चाहे वो गैस है, चाहे वो द्रव है, कोई सी भी भौतिक अवस्थाएं हो सकती है, इसका कोई इश्यू नहीं है। यहां पर केवल क्रियाविधि देखनी है कि अभिक्रिया की दर बढ़ रही है या अभिक्रिया की दर घट रही है। क्योंकि धनात्मक उत्प्रेरण है तो यहां अभिक्रिया की दर बढ़ेगी। तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के मिश्रण को यदि आयरन उत्प्रेरक के ऊपर प्रभावित करें तो अभिक्रिया तीव्र गति से होती है। तो यहां पर Fe जो है उत्प्रेरक का काम करेगा। कौन से उत्प्रेरक का? धनात्मक उत्प्रेरक का, पॉजिटिव कैटलिस्ट का काम करेगा। तो ये एक एग्जांपल है आपके पास धनात्मक उत्प्रेरण का। दूसरा वर्गीकरण होता है ऋणात्मक उत्प्रेरण या नेगेटिव कैटालिसिस। अब नाम से ही क्लियर हो रहा है, अभी धनात्मक का अभिप्राय बताया था, अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है। अब क्या होता है, वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को घटा देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं उसके रेट ऑफ रिएक्शन को, तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। और इस घटना को ऋणात्मक उत्प्रेरण कहते हैं। एक कॉमन एग्जाम्पल होता है कि क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण रोकने के लिए इसको बंद शीशियों में भरकर रखा जाता है और इसमें कुछ बूंदें एथिल अल्कोहल की मिला दी जाती हैं। क्यों? एथिल अल्कोहल क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीकरण की दर को कम कर देता है, रोक देता है। तो क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण होता है, फॉस्जीन गैस बनती है। परंतु जब इसमें एथिल अल्कोहल मिला दिया जाता है कुछ बूंदों के रूप में, तो ये ऑक्सीकरण की दर कम हो जाएगी, फॉस्जीन के बनने की दर कम हो जाएगी। तो यहां पर C2H5OH यानी एथिल अल्कोहल किसका काम करेगा? ऋणात्मक उत्प्रेरक का काम करेगा। यहां पर C2H5OH किसका काम करेगा? ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य करेगा। और ये क्रिया क्या कहलाएगी? ऋणात्मक उत्प्रेरण। क्लियर? तीसरा जो वर्गीकरण होता है कार्यविधि के आधार पर, उसमें होता है स्व उत्प्रेरण, ऑटो कैटालिसिस। स्वयं मींस अपने आप। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में बना उत्पाद ही स्वयं उत्प्रेरक का कार्य करे तो उस घटना को क्या कहते हैं? स्व उत्प्रेरण। और बना हुआ उत्पाद किसका काम करेगा? स्व उत्प्रेरक का। जैसे एक एग्जाम्पल है हमारे पास एथिल एसीटेट CH3COOC2H5, एथिल एसीटेट, इसका जल अपघटन करें, रिवर्सिबल रिएक्शन होगी, एसिटिक एसिड बनेगा और C2H5OH इथेनॉल बनेगा। तो CH3COOH जो एसिटिक एसिड बना, एसिटिक एसिड जो बना, क्या नाम है इसका? एसिटिक एसिड। ये किसका काम कर रहा है? ये यहां पर स्व उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है। तो ये घटना क्या कहलाएगी? स्व उत्प्रेरण। और ये पदार्थ क्या कहलाएगा? स्व उत्प्रेरक। अर्थात जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में बना उत्पाद ही स्वयं उत्प्रेरक का कार्य करता है तो इसे स्व उत्प्रेरक कहते हैं। और इस घटना को स्व उत्प्रेरण या ऑटो कैटालिसिस कहा जाता है। कार्यविधि के आधार पर अगला जो वर्गीकरण होता है वो होता है प्रेरित उत्प्रेरण। कौन सा होता है? प्रेरित उत्प्रेरण, इंड्यूस्ड। प्रेरण का मतलब है एक घटना घटित हो रही है और दूसरी उसके सामने हो रही है, तो दूसरी वाली घटना को देखकर पहली वाली तेजी से हो जाए या पहली वाली को देखकर दूसरी वाली तेजी से हो जाए। यानी एक घटना को देखकर दूसरी घटना का घटित हो जाना या तीव्रता से होना। जैसे जब दो रासायनिक अभिक्रियाएं पैरेलल चल रही हैं, एक साथ चल रही होती हैं, तो उनमें से एक अभिक्रिया दूसरी अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देती है। तो ये घटना क्या कहलाएगी? प्रेरित उत्प्रेरण। अब इसमें क्या है कि जो क्रियाएं हैं, आपके सामने एग्जाम्पल है, सोडियम सल्फाइट Na2SO3 का ऑक्सीकरण करें वायु में तो सोडियम सल्फेट बन जाएगा। ये क्रिया अलग से हो जाएगी, यानी जो क्रिया है इसके लिए कोई भी कैटालिस्ट की आवश्यकता नहीं है। परंतु दूसरी वाली क्रिया जिसमें सोडियम आर्सेनेट में बदलना चाहिए, यदि इसकी क्रिया को हम ऑक्सीजन के साथ करें, जब ये क्रिया नहीं चल रही है, ऊपर वाली क्रिया नहीं हो रही है, तो ये क्रिया नहीं होगी। परंतु अब इन दोनों क्रियाओं को एक साथ करें,
जब दो क्रियाएं एक साथ चल रही होती हैं तो उसमें से ये क्रिया जो पहली वाली क्रिया है ये दूसरी वाली क्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करेगी। अर्थात जब हम दोनों क्रियाओं को एक साथ चलाएंगे तो सोडियम सल्फाइड सोडियम सल्फेट में बदल जाएगा और सोडियम आर्सेनेट में बदल जाएगा। अर्थात ये क्रिया पहली वाली क्रिया दूसरी वाली क्रिया के लिए किसका कार्य कर रही है? प्रेरित उत्प्रेरक का। यह घटना क्या कहलाएगी? प्रेरित उत्प्रेरण, इंड्यूस्ड कैटेलिसिस। अगला टॉपिक है आज का अधिशोषण सिद्धांत, एडजॉर्प्शन थ्योरी। अधिशोषण आपको पिछले लेक्चर्स में भी बताया है कि एक सतह के ऊपर अधिशोष्य पदार्थ का एकत्रित हो जाना। इस सिद्धांत के अनुसार गैसीय प्रावस्था या विलयन में अभिकारक ठोस उत्प्रेरक के पृष्ठ पर अधिशोषित हो जाते हैं। ठोस उत्प्रेरक, यहां जो चीज आपको ध्यान देने योग्य है वो क्या है? ठोस उत्प्रेरक। ठोस उत्प्रेरक की सतह पर या तो गैसीय पार्टिकल्स हैं या ये द्रव के पार्टिकल्स हैं, ये सब क्या हो जाते हैं? एकत्रित हो जाते हैं। और पृष्ठ पर जैसे अभिकारकों की सांद्रता में वृद्धि करेंगे तो अभिक्रिया की दर भी बढ़ जाएगी। अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपी क्रिया है और अधिशोषण की ऊष्मा अभिक्रिया की दर बढ़ाने में प्रयुक्त होती है। ये आपके पास है अधिशोषण सिद्धांत। अगला है विषमांगी उत्प्रेरण का अधिशोषण सिद्धांत। विषमांगी उत्प्रेरण का अधिशोषण सिद्धांत और कौन सा? आधुनिक अधिशोषण सिद्धांत, मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेट्रोजीनियस कैटेलिसिस। अभी जो सिद्धांत पढ़ा था वो क्लासिकल कॉन्सेप्ट था, लेकिन आजकल जो सिद्धांत प्रयुक्त किया जाता है वो मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी या आधुनिक अधिशोषण सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार उत्प्रेरक की सतह पर मुक्त संयोजकताएं होती हैं। कल के आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था कि उत्प्रेरक की सतह पर कुछ मुक्त संयोजकताएं होती हैं जहां पर अधिशोष्य पदार्थ एकत्रित हो सकता है। रासायनिक ये जो मुक्त संयोजकता होती हैं ये क्या करती है? ये रासायनिक आकर्षण बलों के द्वारा स्थान उपलब्ध कराती हैं और इन स्थानों पर जो है अधिशोष्य पदार्थ केंद्रित हो जाता है और उत्प्रेरण क्रिया उत्प्रेरक की सतह पर केंद्रित होती है। इस वाले सिद्धांत में 5 पद प्रयुक्त होते हैं। 5 स्टेप हैं। कौन कौन सी हैं? उत्प्रेरक की सतह पर अभिकारकों का विसरण होना। पहले उत्प्रेरक होगा, उस पर अभिकारक क्या होंगे? डिफ्यूज हो जाएंगे, पूरी तरह से विसरित हो जाएंगे। दूसरा पद होगा उत्प्रेरक की सतह पर अभिकारक अणुओं का अधिशोषण। जो उत्प्रेरक की सतह होगी वो अधिशोषित हो जाएंगे, जम जाएंगे। पहले तो उसके ऊपर फैलेंगे, फैलने के बाद उस पर वो जम जाएंगे। उसके बाद क्या होगा? एक मध्यवर्ती निर्माण के द्वारा उत्प्रेरक की सतह पर रासायनिक अभिक्रिया होगी, एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा। और उसके बाद क्या होगा? उत्प्रेरक सतह से अभिक्रिया उत्पादों का विशोषण होने के बाद सतह का दोबारा अधिक अभिक्रिया होने के लिए उपलब्ध कराना। और 5वां होगा अभिक्रिया उत्पादों का उत्प्रेरक की सतह से दूर विसरण। ये आपके पास मुक्त संयोजकता है। जैसे इस पर अभिकारी अणु आए, ये मुक्त संयोजकताओं से लिंक हो गए, अधिशोषण हुआ और इसके बाद इस पर मध्यवर्ती यौगिक बना और इसके बाद क्या हुआ? मध्य उत्पाद बन जाएगा और ये उत्प्रेरक एज इट इज पृथक हो जाएगा। जैसा उत्प्रेरक आपने यहाँ प्रयुक्त किया था उसी तरह से ये रिलीज हो जाएगा। इस प्रकार इस प्रोसेस के द्वारा जो उत्पाद का निर्माण हो जाएगा और उत्प्रेरक पृथक हो जाएगा। ठोस उत्प्रेरकों की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे सक्रियता। उत्प्रेरक की सक्रियता रासायनिक अधिशोषण की प्रबलता पर निर्भर करती है। इसके लिए अभिकारक उत्प्रेरक पर पर्याप्त प्रबलता से अधिशोषित होने चाहिए। हाइड्रोजनीकरण की क्रियाओं में उत्प्रेरक की सक्रियता आवर्त सारणी में वर्ग 5 से 11 तक, देखिए आवर्त सारणी का वर्ग 5 होता है यहाँ से डी ब्लॉक में, और ये वर्ग 11 तक, यहां तक ये जो सक्रियता है यहां तक बढ़ती है। ज्यादातर हम जो कैटलिस्ट यूज करते हैं वो डी ब्लॉक के इस्तेमाल करते हैं और मुख्यतः उसमें वर्ग 5 से लेकर वर्ग 11 तक के तत्वों का ज्यादा प्रयोग करते हैं। अगला है वर्णात्मकता या चयनात्मकता, सेलेक्टिविटी।
विभिन्न उत्प्रेरकों की वर्णात्मकता भिन्न होती है, जैसे हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड से प्रारंभ करके भिन्न भिन्न उत्प्रेरकों के प्रयोग से हम भिन्न भिन्न उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। यदि हम निकेल उत्प्रेरक इस्तेमाल करें तो बनेगा मैथेन। यदि हम कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन की क्रिया में हम कॉपर उत्प्रेरक का प्रयोग करें तो क्या बनेगा, फॉर्मल्डिहाइड। तो आपने एक चीज देखा कि यहाँ पर यदि उत्प्रेरक बदल जाएगा तो उत्पाद की प्रकृति भी बदल जाती है। अतः उत्प्रेरक के कार्य की प्रकृति अत्यधिक विशिष्ट होती है, इसलिए एक पदार्थ की अभिक्रिया में उत्प्रेरक का कार्य करता है तो अन्य अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने में असमर्थ हो जाता है। जियोलाइटों का आकृति वर्णात्मक उत्प्रेरण वह उत्प्रेरकीय अभिक्रिया जो उत्प्रेरक की रंध्र संरचना एवं अभिकारक एवं उत्पाद के अणुओं के आकार पर निर्भर करती है, आकार या आकृति वर्णात्मक उत्प्रेरण कहलाती है। देखिए ऊपर एक संरचना ये आपको दिखाई दे रही होगी, ये जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, इस तरह की संरचना है। तो इसमें मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना होती है और इसके कारण जियोलाइट क्या होते हैं, अच्छे आकार वर्णात्मक उत्प्रेरक होते हैं। यह सिलिकेट्स के त्रिविमीय नेटवर्क वाले सूक्ष्म रंध्री एल्यूमिनियम सिलिकेट होते हैं, जिनमें कौन सा बॉन्ड होता है, AlOSI। ये आपके पास है जियोलाइट का आकृति वर्णात्मक उत्प्रेरण। ये ZSM5 जो होता है ये पेट्रोलियम उद्योग में प्रयुक्त होने वाला एक जियोलाइट उत्प्रेरक है और अल्कोहल का निर्जलीकरण करने में हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण बनाकर उन्हें सीधे रूप से गैसोलीन में परिवर्तित कर देता है, ZSM5। ये प्रश्न पूछा जाता है, ZSM5 का उपयोग लिखिए। आज का गृह कार्य, पहला प्रश्न होगा विषमांगी उत्प्रेरण के 2 उदाहरण दीजिए। दूसरा प्रश्न है आपके लिए उत्प्रेरक की सक्रियता और वर्ण क्षमता का क्या अर्थ है। तीसरा प्रश्न है जियोलाइट द्वारा उत्प्रेरण के कुछ लक्षणों का वर्णन कीजिए। और चौथा प्रश्न है आपके लिए आज आकृति वर्णात्मक उत्प्रेरण क्या है। यह आज आपका गृह कार्य होगा। अब हम इसको पूरा रिवाइज करा देते हैं। उत्प्रेरण आपको पढ़ाया, इसके लिए बताया था कि वे रासायनिक पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं परंतु स्वयं रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, उनको हम मुख्य रूप से क्या कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं। और जो घटा देते हैं उनको मुख्य रूप से निरोधक कहा जाता है। और भौतिक अवस्था के आधार पर हमने इनका वर्गीकरण किया था समांग और विषमांग के रूप में। इसी प्रकार कार्यविधि के आधार पर किया था। अधिशोषण सिद्धांत बताया था कि इसमें ठोस उत्प्रेरक की सतह पर जो अधिशोष से जम जाता है और ठोस उत्प्रेरक की महत्वपूर्ण विशेषताएं और जियोलाइटों का आकृति वर्णात्मक उत्प्रेरण की आज हमने चर्चा की।